Hello student, welcome you back in this physics video. Today we will learn about free or natural vibration. So free or natural vibration are those vibration which are periodic and which have constant amplitude of vibration. तो ऐसी वाइब्रेशन जो पीरियडिक होती हैं, पीरियडिक मतलब जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करती रहती हैं और जिनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ, तो इनको बोला जाता है नेचुरल या फिर फ्री वाइब्रेशन. बट दीज वाइब्रेशन आर पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम, बिकॉज इन वैक्यूम देयर इज़ नो एनी एक्सटर्नल फोर्स. तो वैक्यूम के अंदर कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो इन वाइब्रेशन को पोज करता है. ठीक है, इसलिए हमारे पास ये क्या करेंगी, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से चलती रहती हैं. तो ये जो वाइब्रेशन है ये इनफाइनाइट टाइम के लिए होती हैं. ठीक है, मीन्स एक बार इनको स्टार्ट किया तो ये फॉर एवर के लिए चलती रहेंगी. ठीक है, सो ओवर हेयर लेट अस टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस पेंडुलम. तो ये जो पेंडुलम है, व्हेन वी सस्पेंडेड इट्स वन एंड विद द रिजिड सपोर्ट, सो हेयर इट इज़ एट रेस्ट. तो ये जो रेस्ट पोजीशन है पेंडुलम की, दिस इज़ नोन एज मीन पोजीशन. ठीक है, तो इस पेंडुलम को हमने क्या किया, थोड़ा सा स्लाइटली एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस किया एंड देन वी रिलीज इट, और फिर उसको रिलीज़ किया. तो जैसे ही इसको रिलीज़ करते हैं तो ये क्या करता है, अपनी मीन पोजीशन की तरफ आता है और फिर अदर साइड एक्सट्रीम की तरफ चला जाता है. ओके, सो इन दिस वे दैट इट इज़ गोइंग टू हैव इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट दिस मीन पोजीशन. तो इस मीन पोजीशन के ये आगे पीछे घूमता रहता है. तो इसलिए ये जो टू एंड फ्रो होता है इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है इसको वो एम्पलीट्यूड कहते हैं. ठीक है, तो इसलिए राइट साइड भी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट ये लेफ्ट साइड भी कर रहा है. सो दिस इज एम्पलीट्यूड ओवर हेयर. नाउ देयर इज द ग्राफ फॉर नेचुरल वाइब्रेशन विच इज़ शोन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. ठीक है, तो हमारे पास जो मीन पोजीशन है, ठीक है, तो मीन पोजीशन ये जो लाइन है यहाँ पर, ये मीन पोजीशन को शो कर रही है. व्हेन इट गोज़ टू दैट राइट साइड, तो ये राइट साइड को जब जा रही है तो this is maximum displacement. Thereafter it comes back to this mean position and it goes toward the left. तो ये लेफ़्ट की तरफ फिर यहाँ पर मूव कर जाती है. तो इसलिए लेफ़्ट की तरफ भी ये उतना ही डिस्प्लेस हो रही है जितना ये राइट की तरफ हो रही थी. ओके, तो इसलिए हमारे पास जो राइट साइड डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस ए उसने एम्पलीट्यूड मूव किया था, और लेफ़्ट साइड में जो एम्पलीट्यूड है उसका वो माइनस ए बन गया. ठीक है, तो जितना राइट साइड मूव कर रहा है उतना ही लेफ़्ट साइड. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम बाहर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड होता है. नाउ ओवर हेयर ये जो हमारे पास एक टर्म इसमें यूज़ की जाती है स्टूडेंट, वो होती है फ्रिक्वेंसी. ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी को हम क्या करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं. तो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया हमारे पास नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड. ठीक है, तो जो हमारे पास 1 सेकेंड में कितनी कंप्लीट वाइब्रेशन हो रही है, जैसे यहाँ पर हम देखें एक वाइब्रेशन जो है टू और फ्रो मोशन से बनेगी. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये यहाँ से शुरू हुई एक वाइब्रेशन, तो ये राइट साइड की तरफ गई, फिर उसके बाद ये लेफ़्ट साइड की तरफ आई. ठीक है, और ये फिर वापस मीन के ऊपर पहुँच जाती है. तो इसलिए ये क्या बनेगी, एक वाइब्रेशन. फिर उसके बाद इसने क्या किया, दोबारा से राइट साइड की तरफ चलना शुरू किया और फिर से ये मीन की तरफ वापस आई, फिर मीन के ये लेफ़्ट साइड को चली जाती है और मीन से वापस ये मीन उस एक्सट्रीम से ये वापस मीन की तरफ आ जाती है. ठीक है, तो इसलिए इसने यहाँ पर कितनी कंप्लीट वाइब्रेशन कर लिए, तो इसने किए हैं 2 वाइब्रेशन पूरे. ठीक है, तो इसलिए अगर ये 2 वाइब्रेशन 1 सेकेंड में पूरे करता है तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, देन इट इज़ 2 कंप्लीट वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड. तो इसलिए ये बन गया 2 हर्ट्स. इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है हमारे पास, 2 हर्ट्स हो जाती है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट जो हमारे पास नेचुरल वाइब्रेशन है, ठीक है, तो नेचुरल वाइब्रेशन है, सो देयर फ्रिक्वेंसी इज नोन एज नेचुरल दिस फ्रिक्वेंसी.
ठीक है। तो नेचुरल वाइब्रेशन की जो फ्रिक्वेंसी है उसको क्या बोला जाएगा, नेचुरल फ्रिक्वेंसी यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है। नाउ ये जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है ये एक्चुअल में डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन, सो फर्स्ट थिंग इट इज़ ओवर देयर दैट शेप एंड सेकंड थिंग इट इज़ द साइज़। ठीक है। तो जो हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो शेप और साइज़ ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। इट मीन्स टू से ओवर देयर कि हमारे पास जो गिवन बॉडी होगी, ये गिवन बॉडी के लिए जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है इट विल बी फिक्स। ठीक है। गिवन बॉडी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फिक्स, क्योंकि उस गिवन बॉडी का शेप और साइज़ के ऊपर जो थी वो क्या कर रही है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी डिपेंड कर रही है। तो इसलिए नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज़ फिक्स्ड फॉर गिवन बॉडी। सो दैट मीन टू से कि हमारे पास हर एक बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी होगी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, वो अलग अलग होगी, क्योंकि उनका शेप अलग होता है, उनका साइज़ अलग होता है। जैसे ये बॉल पेन है, ठीक है, इस बॉल पेन को अगर यहाँ पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो ये इससे क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू करेगा। तो इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास अलग है। ठीक है। एंड इफ़ आई विल टेक ओवर देयर दैट ऑफ पेंडुलम, तो पेंडुलम की जो हमारे पास वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो अलग होती है। ठीक है। तो इसलिए हर एक बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी है नेचुरल वो अलग होती है। ठीक है। नाउ लेट अस टू टेक सम ऑफ द एग्जांपल। तो एग्जांपल्स हमारे पास, जैसे फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइब्रेशंस इट इज़ पेंडुलम। ठीक है। जैसे हम पेंडुलम की ही बात करें तो पेंडुलम हमारे पास इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है। तो जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस पेंडुलम इट इज़ डिटरमाइंड बाय फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, इट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स लेंथ। तो जो इसकी लेंथ होती है ना, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो ये जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है वो डिटरमाइन करता है कि उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होगी। सो दिस इज़ गिवन ओवर हेयर विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला, इट इज़ 1/2 पाई अंडर ऑफ G/L। ठीक है। तो ये इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा। सो वी आर ऑब्टेनिंग दैट फ्रिक्वेंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। तो उस पेंडुलम लेंथ के क्या होगा, जो फ्रिक्वेंसी है नेचुरल फ्रिक्वेंसी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट, हमारे पास एक पेंडुलम एल लेंथ का है और जो दूसरा पेंडुलम है हमारे पास उसकी लेंथ उसके डबल है, इट इज़ डबल ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है। सो ओवर देयर हुज फ्रिक्वेंसी, हुज नेचुरल फ्रिक्वेंसी विल बी ग्रेटर। सो वी फाइंड ओवर देयर जिसकी लेंथ, पेंडुलम लेंथ कम होगी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब जो फ्रिक्वेंसी है इस ए की, वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन दैट फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस बी। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो लेंथ है वो डिटरमाइन कर रही है कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी उस सिंपल पेंडुलम की क्या होगी। नाउ लेट अस टू लुक सेकंड एग्जांपल। सो हियर इट इज़ ट्यूनिंग फॉर्क। तो जो फिजिक्स प्रैक्टिकल है साउंड से रिलेटेड, उस साउंड के लिए ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ किया जाता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, एक वाई शेप्ड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। तो ये जब वाइब्रेट करता है तो इसको वाइब्रेट करने के लिए एक रबड़ पैड के ऊपर इसको स्टक किया जाता है, दिस इज़ रबड़ पैड। तो जब इसको रबड़ पैड के ऊपर स्टक किया जाएगा तो इस ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और फिर ये क्या करता है, एयर के अंदर जो है वो मतलब कि उन वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल जो वाइब्रेशन है उस एयर के अंदर उनको प्रोड्यूस करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर। ठीक है। नाउ ओवर हियर जो आर्म्स हैं इस ट्यूनिंग फॉर्क की, दे आर सेड टू बी प्रोंग्स। ठीक है। इनको प्रोंग्स बोला गया। तो इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है हमारे पास वो डिपेंड कर रही है इसके, एक तो जो लेंथ ऑफ इट्स प्रोंग्स, ठीक है, लेंथ ऑफ इट्स प्रोंग के ऊपर, और दूसरा ये डिपेंड करती है ऑन इट्स मास। ठीक है।
तो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये दो फैक्टर है जिसके ऊपर इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी डिपेंड कर रही है। ओवर हियर अगर हम बात करें कि मास के साथ ये कैसे डिपेंड करती है, तो इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि हमारे पास अगर मास जो है ट्यूनिंग फॉर्क का ज़्यादा होगा तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए अगर दो हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं, एक लाइटर होता है एक हैवियर होता है। ठीक है, दोनों की जो लेंथ है प्रोंग्स की वो सेम है, तो जिसका मास कम है उसकी फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। नाउ द थर्ड वन एग्जाम्पल, हेयर वी आर टॉकिंग ऑफ अबाउट स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जो हमारे पास एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, ठीक है, तो इसकी नेचुरल वाइब्रेशन जो है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट जैसे ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, तो इसके इस एंड के ऊपर हमने क्या किया, एक मास अटैच कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ पुल करके रिलीज़ करोगे तो व्हाट विल हैपन, ये पहले तो कंप्रेस हो जाता है, पहले तो कंप्रेस हो जाएगा इस तरह से, और उसके बाद ये एक्सपेंड करेगा। तो इसके जो रिंग्स हैं वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास इसमें कंप्रेशन और जो रेयरफेक्शन है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस स्ट्रेच्ड स्प्रिंग की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है तो ये डिपेंड कर रही होती है फर्स्ट फैक्टर ओवर देयर दैट इट इज़ हार्डनेस। ठीक है, इसकी हार्डनेस के ऊपर, तो जितना ज़्यादा हमारे पास हार्ड होगा स्प्रिंग, ठीक है, तो इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। सो फर्स्ट थिंग इट इज़ हार्डनेस। सो हार्डनेस को मैं के से लिख रहा हूँ। सो दिस इज़ आल्सो नोन एज फोर्स कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट को हम फाइंड आउट करते हैं बाई फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच टू यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ तक अगर हमने इसको स्ट्रेच करना है तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, वो फोर्स कांस्टेंट होता है। तो जितनी ज़्यादा के की वैल्यू होगी इसका मतलब वो उतना ज़्यादा हार्ड होगा स्प्रिंग। ठीक है, जितनी कम के की वैल्यू होगी इसका मतलब वो फ्लेक्सिबल स्प्रिंग होगा। तो इसलिए नेचुरल फ्रिक्वेंसी डिपेंड कर रही है हार्डनेस के ऊपर। एंड द सेकेंड थिंग ओवर देयर, ये जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है ये डिपेंड कर रही होती है उस लोड के ऊपर। ठीक है, तो लोड आपने कितना अटैच किया। सो द फार्मूला ऑफ इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी दैट इट इज़ गिवन ओवर हेयर, इट इज़ के बाई एम। ठीक है, तो जो फ्रिक्वेंसी है इसकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस अंडर एम के। ठीक है, इसका मतलब हुआ अगर हमारे पास दो जो स्प्रिंग है, एक हमारे पास फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है, दूसरा हमारे पास हार्ड स्प्रिंग है। ठीक है, तो दोनों में लोड तो एक जैसा लगाया, लेकिन जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो किसकी ज़्यादा होगी, तो जो हार्ड स्प्रिंग होगा वो हमारे पास उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। नाउ द सेकंड केस ओवर देयर, कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग जो है वो मतलब कि उसके साथ हमने हैवी लोड लगा दिया, और दूसरे स्प्रिंग के साथ हमने जो लाइटर लोड को अटैच किया। ठीक है, तो दोनों की हार्डनेस एक जैसी थी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है उस स्प्रिंग की ज़्यादा होगी जिसके साथ लाइटर लोड आपने अटैच किया है। नाउ द फोर्थ केस ऑफ दैट वाइब्रेशन, तो इसमें हम बात करते हैं स्ट्रेच्ड, जो हमारे पास जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग क्या होती है हमारे पास, तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग कहने का मतलब होता है ऐसी स्ट्रिंग जो दोनों एंड के उसके टाइड होते हैं, जिसके दोनों एंड जो है वो फिक्स होते हैं। ठीक है, उसको बोला गया है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। सो हेयर दिस इज दैट स्ट्रिंग विच इज स्ट्रेच्ड एट बोथ एंड। सो दिस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वी आर हैविंग इट्स लेंथ इज एल, इसकी लेंथ हमने एल सपोज कर ली। ठीक है, नाउ ओवर हेयर ये जो हमारे पास स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है इसको हम अलग अलग मतलब के तरीके से वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसको बिल्कुल मिडल के ऊपर टच करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो एक लूप बनता है वाइब्रेशन का। ठीक है, क्या किया हमने इसको, यहाँ पे जब हम इसको बिल्कुल मिडल पे टच करते हैं ना, तो उस वक्त ये एक लूप ऑफ वाइब्रेशन बनाता है। दिस इज़ वन लूप ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, व्हेन इट इज टच्ड एट द मिडल। ठीक है, नाउ इफ़ ओवर देयर, अगर हम क्या कर देते हैं इसको जैसे
टच करते हैं यहाँ पे 1/4 पार्ट के ऊपर, टोटल लेंथ का 1/4 पार्ट, वहाँ पे अगर हम इसको टच करते हैं तो उस वक्त इसमें 2 लूप बन जाते हैं। तो ओवर हेयर ये मेरे पास जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग थी उसको मैंने यहाँ पे 1/4 के ऊपर टच किया, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा, इसमें 2 लूप बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 लूप फॉर्म हो रहे हैं। एंड इफ़ आई विल टच ओवर हेयर एट 1/6 ऑफ द लेंथ, अगर मैं क्या करता हूँ इस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के ऊपर उस 1/6 ऑफ द लेंथ पर टच करता हूँ, ठीक है, तो टोटल लेंथ का 1/6 पार्ट के ऊपर अगर मैं उसको प्लक करूँ, ठीक है, तो उस वक्त इसमें क्या हो जाएंगे, 3 लूप बनेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास एक लूप, ये दूसरा लूप और ये तीसरा लूप। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 लूप इसमें जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर बात करूँ मैं यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की, जैसे जब ये एक लूप बना तो इसकी फ्रिक्वेंसी मान लो f थी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लूप बन गए, 2 बन गए। तो इसलिए इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी, इनिशियल के डबल होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस थर्ड केस के अंदर, तो इसमें कितने लूप बन गए, 3। तो ये इनिशियल के कितने होगी, 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल होगी। तो इसकी फ्रिक्वेंसी बनेगी 3f, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लूप है इसकी फ्रिक्वेंसी जो है सबसे कम है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया है फंडामेंटल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, फंडामेंटल, या फिर इसको बोला जाता है प्रिंसिपल नोट, ठीक है। तो इससे स्मॉलर कोई भी अदर फ्रिक्वेंसी ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे स्मॉल फ्रिक्वेंसी है जिसको फंडामेंटल बोला गया। और जो ये जो हमारे पास दूसरी फ्रिक्वेंसी है ये उसके डबल है और तीसरी उसके 3 गुना है। तो इसलिए इसको बोला गया इट इज़ फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो उस फंडामेंटल के क्या है, डबल है, ठीक है। और ये हमारे पास बन गया दिस इज सेड टू बी सेकेंड ओवरटोन। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बेसिक के 3 गुना हो रही है, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक ओवर देयर, जो हमारे पास कितनी वेव इसमें बनी, ठीक है, और उसकी वेव लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी थी उस स्ट्रिंग की, एल। तो हमारे पास वेव तो तब बनती है जब उसमें जितना अपवर्ड मोशन है उतना ही डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो उससे क्या बनता है, एक वेव बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास हाफ वेव बना, ठीक है। टोटल लेंथ में कितना वेव बन रहा है, हाफ, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास अगर हमने एक पूरी वेव बनानी है तो कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है, इसका डबल, ठीक है। इसका मतलब हो गया यहाँ पर जो वेव लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो अगर हम इस लेंथ को डबल कर देते हैं तो उतनी वेव लेंथ बनेगी, ठीक है। नाउ सी ओवर हेयर, इस सेकंड केस में वेव लेंथ क्या होगी, सो यू विल फाइंड दैट देयर इट इज़ अपवर्ड मोशन, ये अपवर्ड, और ये दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये हमारे पास क्या बनेगी, एक वेव बनेगी। तो एक वेव किस लेंथ में बन रही है, उस पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक वेव बन रही है। सो दिस इज देन लैम्डा इज इक्वल टू एल इन दिस केस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट केस इज ओवर हेयर, इस केस में वेव लेंथ क्या होगी, सो वी विल फाइंड दैट यहाँ पर एक पार्ट अपवर्ड और ये दूसरे में डाउनवर्ड, तो ये बन गया एक वेव, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर अपवर्ड में, तो इसमें कितने वेव बन गए टोटल, 1.5। कितने वेव बने हमारे पास यहाँ पर, 1.5। कितनी लेंथ में बने, एल लेंथ के अंदर 1.5 वेव बने, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो वेव लेंथ है वो क्या हो जाएगी, दिस इज 1, टेक दैट अदर साइड, 1.5 ऑफ दैट लेंथ, ये हमारे पास। और इधर वी कैन आल्सो राइट इट एज 2/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सो दिस इज दैट वेव लेंथ, ओके। नाउ ये जो हमारे पास स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, अब इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, तो ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास डिपेंड करती है, इट इज़ गिवन बाई 1/2L अंडरूट ऑफ T अपॉन में πr²d, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी का। तो इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग के, मतलब कि जितनी ज़्यादा ये स्ट्रेच स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतनी कम ये इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है।
तो इसलिए जो शॉर्ट हमारे पास स्ट्रिंग है उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, और जो लॉन्गर जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसकी वाइब्रेशन कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देयर, दिस फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी का मतलब होता है टेंशन, ठीक है। वो फोर्स जो स्ट्रिंग के अंदर डेवलप हो जाती है जैसे ही आपने इसको यहाँ से प्लक किया, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जितने ज़्यादा टेंशन होगी उतने ज़्यादा यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी उसकी बनती है। नेक्स्ट थिंग इज देयर, फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वेयर। तो पाई आर स्क्वेयर मीन्स टू से ओवर देयर इट इज़ द थिकनेस, ठीक है। पाई आर स्क्वेयर क्या बन गया, इट इज़ थिकनेस ऑफ दैट स्ट्रिंग। तो जो थिकनेस है वो उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एंड डी इज़ फॉर डेंसिटी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पाई आर स्क्वेयर डी है इसको मास पर यूनिट लेंथ यानी कि एम से लिखते हैं। एम का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसमें अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्ट्रेचड स्ट्रिंग यूज़ की जाती है, तो कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्ट्रेचड स्ट्रिंग यूज़ की जाती है। जैसे हमारे पास बात आती है पियानो की, ठीक है। तो पियानो के अंदर हम की को प्रेस करते हैं लेकिन उसके बैक साइड क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास हर एक स्ट्रिंग की थिकनेस अलग अलग होगी। तो यहाँ पर हमने बोला कि जो थिकनेस है पाई आर स्क्वेयर वो थिकनेस को शो कर रहा है, तो थिकनेस के साथ क्या होती है, उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी बदलती है। तो इसलिए हमारे पास अलग अलग थिकनेस की जो स्ट्रिंग है वो अलग अलग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो इसलिए पियानो के अंदर स्ट्रेचड स्ट्रिंग का यूज़ हो रहा है, गिटार के अंदर हमारे पास जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसका यूज़ हो रहा है, वायलिन के अंदर हमारे पास स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग यूज़ होती है, और सोनोमीटर के अंदर हमारे पास स्ट्रेच स्ट्रिंग होती है। सो लेट अस टू टेक दिस एग्जांपल ऑफ गिटार। तो गिटार में क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास बहुत सारे वायर होते हैं, 5 वायर उसमें होते हैं, लेकिन जो वायर्स हैं गिटार के वो सेम थिकनेस के नहीं होते, ठीक है। तो उसमें कुछ वायर की थिकनेस ज़्यादा होती है, कुछ वायर की थिकनेस कम होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो थिकनेस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए जितना मोटा वायर होगा उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होगी, ठीक है। और जितनी पतली वायर होगी उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे अलग अलग जो थिकनेस के वायर जो हैं वो गिटार में, वायलिन में, उस पियानो के अंदर वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की जो साउंड है वो बनते हैं। नाउ द फिफ्थ वन दैट इज़ रिगार्डिंग टू फ्लूट, ठीक है। तो जो फ्लूट है स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं, जो एयर है ना उसको वाइब्रेट करते हैं, और जब एयर को वाइब्रेट करते हैं तो उससे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो अलग अलग होल्स हैं जब हम इनको क्लोज करते हैं ना तो उससे अलग अलग साउंड निकलती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर जैसे अगर हम क्या करते हैं, एयर यहाँ से ब्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सारे के सारे इन होल्स को फिंगर्स से क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो उस वक्त जो एयर कॉलम है, ये जो हमारे पास जिस स्पेस के अंदर एयर फिल होगी, ठीक है, तो इसको बोला गया एयर कॉलम, ठीक है। तो जो एयर कॉलम है जब आप सारे के सारे होल्स को क्लोज कर देते हो तो उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करते हो, यहाँ पर हमारे पास ये जो लास्ट के 3 होल्स हैं उनको क्लोज करके फर्स्ट को ओपन करते हो, ठीक है। तो उस वक्त जो एयर कॉलम की लेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग होल्स को क्लोज करके जो है अलग अलग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है उस साउंड की फ्लूट में वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस एयर कॉलम की लेंथ के। मतलब कि जितनी ज़्यादा एयर कॉलम की लेंथ बनेगी, जैसे आपने सारे के सारे होल्स को बंद किया तो उस वक्त क्या हो गया, एयर जो है ज़्यादा स्पेस में होगी, तो इसलिए हमारे पास जो एयर कॉलम की लेंथ है वो उस वक्त ज़्यादा है, तो जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो साउंड की बनेगी वो कम बनेगी, ठीक है। एंड ओवर देयर अगर हम क्या करते हैं, इन सब को ओपन कर देते हैं तो उस वक्त जो हमारे पास लेंथ ऑफ द एयर कॉलम है वो क्या होगी,
जब सब ओपन हो गए तो इसलिए इन फर्स्ट और इस एयर जहाँ से ब्लो करते हैं उनके बीच का गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए उस वक्त हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी के साउंड है वो जब आप सारों को क्लोज़ कर देते हो, और हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड जब आप यहाँ पर या तो फर्स्ट को ओपन रखते हो, या फिर फर्स्ट क्लोज़ करके सेकंड को ओपन रखते हो, या फिर सेकंड को क्लोज़ करके थर्ड को ओपन रखते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, साउंड की फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, नाउ हेयर वी विल सी दैट जो वेरियस हमारे पास नोट फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पर वो हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, और ये जैसे ही हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ एयर कॉलम जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास बाय क्लोजिंग कैसे कर पाते हैं हम ये, बाय क्लोजिंग होल्स इन इट। ठीक है, नाउ तो स्टूडेंट ओवर हियर, ये जो हमारे पास फ्लूट है, ये फ्लूट कैसा है, एक ऐसा डिवाइस जो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसको बोला गया है ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो ये साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है। तो ये जो ऑर्गन पाइप है ये हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं हम दैट इट इज़ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो ये दो टाइप के हमारे पास ऑर्गन पाइप होते हैं। तो क्लोज ऑर्गन पाइप कहने का मतलब होता है एक ऐसा मतलब कि हमारे पास ऑर्गन जिसका एक एंड क्लोज होगा, जिसका एक एंड क्या होगा, बंद होगा, और एक एंड क्या होगा, ओपन होगा। तो ये क्या हो गया, क्लोज एंड। और ओपन ऑर्गन पाइप कौन से होंगे, ऐसे ऑर्गन पाइप जिनके दोनों एंड ओपन होंगे। ठीक है, ये एंड भी ओपन है, ये एंड भी ओपन है, इसलिए ये क्या बन गया, ओपन ऑर्गन पाइप हमारे पास बन जाता है। तो ये जो ओपन ऑर्गन पाइप है, इससे आप क्या कर सकते हो, जो ऑड फ्रिक्वेंसी है वो बना सकते हो। तो जैसे हम मतलब कि इसमें जो भी फ्रिक्वेंसी बनेगी उनका रेशियो जो है वो ऑड नंबर होगा, जैसे 1:3:5:7। तो इसमें ऑड नंबर फ्रिक्वेंसी रेशियो बनेंगे। लेकिन जो हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप है इसके अंदर इवन भी बनेंगे और ऑड भी बनेंगे, इसमें दोनों ही फ्रिक्वेंसी रेशियो बनते हैं। सो 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, तो इसमें इवन और ऑड दोनों ही होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।